The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to Sunidhi Economics classes. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने इकोनोमेट्रिक्स को शुरू कराया हुआ है और इकोनोमेट्रिक्स के अंदर मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कंप्लीट करा चुकी हूँ. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है. इसको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर, गुडनेस ऑफ फिट, इन तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है. आज की इस वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद वाली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे. अगर आपको इकोनोमेट्रिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में कोई भी डाउट है तो आप उस टॉपिक को मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं. मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं. आप जैसे ही मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को देखेंगे या फिर वीडियोस को देखेंगे उसमें आपको डिफरेंट कंटेंट मिल जाएंगे. चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है. ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जैसे नाम से ही पता चलता है, डिटर्मिनेशन यानी कि किसी चीज़ को निर्धारित किया जाएगा, किसी भी चीज़ को डिटरमाइन किया जाएगा. जब हम किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करेंगे उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम आर स्क्वायर भी बोलते हैं और इसको हम गुडनेस ऑफ फिट भी बोलते हैं. मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी कि इसको गुडनेस ऑफ फिट क्यों बोला जाता है. देखिए, जब मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन से हम कुछ सैंपल को ड्रॉ करते हैं. पॉपुलेशन की जो लाइन होती है रिग्रेशन की उसको हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बोलते हैं और जो सैंपल की लाइन होती है वो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, आई होप इतने में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब हमें ये देखना है कि जो हमारी सैंपल वाली लाइन है यानी कि जो हमारा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है वो कितने अच्छे से डेटा में फिट होता है, यानी कि SRF कितने अच्छे से डेटा में फिट होगा, यानी कि कितना गुड है. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गुडनेस ऑफ फिट. ठीक है, आने वाले टाइम में हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को भी पढ़ेंगे. ठीक है, जिसको हम काई स्क्वायर की हेल्प से करेंगे. स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट को भी पढ़ेंगे. बट फिलहाल हमें यह समझना है कि गुडनेस ऑफ फिट का क्या मतलब है. गुडनेस ऑफ फिट का मतलब यह है कि जो हमारी सैंपल लाइन, जो हमने सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बनाया है वो डेटा में कितने अच्छे से फिट होती है, या फिर इसको लिख सकते हैं हाउ मच वेल फिटेड. ठीक है, कितनी वेल फिटेड ये लाइन है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हमें यह समझना है कि डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का क्या मतलब होता है. देखिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ β1 प्लस β2 xi प्लस μi. ये हमारी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है. ये तो मैं आपको पहली वीडियो से बता रही हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इसमें y जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और xi जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगा आपको. x जो है हमारा इंडिपेंडेंट है, y जो हमारा वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. अब y में अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो किसकी वजह से आ सकता है, दो वजह से आ सकता है. एक तो इसकी वजह से आ सकता है xi की वजह से, एक आ सकता है μi की वजह से, यानी कि एरर टर्म की वजह से. दो ही चीजों की वजह से चेंजेस पॉसिबल है. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमें यह बताता है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है. लेट्स से अगर आर स्क्वायर हमारा 0.96 है तो हम कह सकते हैं कि जो 96% का डिफरेंस है या जो 96% का चेंज है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, यानी कि जो डिफरेंस है और जो चेंज है हम उसको कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन. ठीक है, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोगों को कोई डाउट ना हो. ठीक है, लेट्स से आर स्क्वायर हमारा 96% आया तो हम ये कह सकते हैं कि जो 96% चेंजेस हैं y में वो x की वजह से है. चेंजेस तो y में होंगे ना क्योंकि डिपेंडेंट y है, x में तो चेंज होंगे नहीं, x तो इंडिपेंडेंट है. यानी कि लेट्स से यहाँ पे y अगर हमारा प्राइस है और x हमारा क्वांटिटी. ठीक है, तो हम कहेंगे अगर क्वांटिटी में कोई भी चेंज आता है, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है
तो 96% उसमें प्राइस की वजह से आएगा। एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब से पहले हम इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, एक वेग आइडिया लेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, फिर मैं इसको स्टैटिस्टिकली फॉर्मूला ड्राइव करके आपको समझाऊंगी। यहाँ पे y जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेरिएशन इन y को रिप्रेजेंट कर रहा है, y वेरिएशन इन y को रिप्रेजेंट कर रहा है हर फिगर में, और x जो है वो वेरिएशन इन x को रिप्रेजेंट कर रहा है हर फिगर में। ये दोनों अलग अलग है, y अलग है, x अलग है, यानी कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है। जैसे जैसे ओवरलैप होता जाएगा वो उतना एक्सप्लेन होता जाएगा। इसमें जरा भी हम नहीं कर सकते, तो इसमें क्या हो गया, आर स्क्वायर इसका क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y और x है, यहाँ पे बीच में मैंने ब्लू मार्कर से किया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा ओवरलैप है, ठीक है। यानी कि इतना जो भी वेरिएशन होगा हम उसको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको x के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि इतना वेरिएशन y में x की वजह से हुआ है। फिर जैसे जैसे हमारा ये वेरिएशन और जो ओवरलैप का पार्ट है वो बढ़ता जाएगा, उसका एरिया इंक्रीज होता जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें हम इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे जरा भी हम वेरिएशन को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, फिर उससे ज्यादा हुआ। नेक्स्ट जो डी पैनल है उसमें हमने क्या किया है, डी पैनल में हमने एक पूरे के पूरे वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दिया। यानी कि ब्लैक के ऊपर देखिए मैंने ब्लू मार्कर को चढ़ाया हुआ है, ब्लैक के ऊपर ब्लू मार्कर है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा ब्लू हो गया, शेडेड एरिया है। यानी कि हम पूरे के पूरे को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं x की वजह से। तो इसका क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए आर स्क्वायर की लोवेस्ट लिमिट क्या थी, 0, जहां पे जरा भी एक्सप्लेनेशन नहीं है और हम बिल्कुल भी डिटरमिन नहीं कर सकते। लेकिन पूरा ओवरलैप जब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिटरमिन कर सकते हैं। यानी कि 100% हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में समझेंगे कि स्टैटिस्टिकली इसको कैसे करेंगे। और यहाँ से समझने वाली बात यह है कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी और ये नॉन नेगेटिव रहेगा, ठीक है। देखिए अब हम फॉर्मूले की डेफिनेशन को समझेंगे कि जो फॉर्मूला निकला था उसकी कैसे हम डेरिवेशन करेंगे। वाई आई इज इक्वल टू वाई आई हैट प्लस म्यू, ठीक है। ये लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन थी। जब मैंने आपको OLS एस्टिमेट समझाया था तो उसमें भी बताया था मैंने, वाई आई की जगह, वाई आई हैट की जगह हम बीटा नॉट प्लस बीटा 1 2xi प्लस म्यू आई लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है। अब इसका हम क्या करेंगे, सैंपल की फॉर्म निकालेंगे, तो कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू वाई आई प्लस म्यू आई, ये इसका क्या हो गया, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई आई का स्क्वायर होगा और इधर होगा वाई आई हैट प्लस म्यू आई का स्क्वायर, पूरे में स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल देंगे, वाई आई हैट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि वाई आई हैट का स्क्वायर प्लस म्यू आई स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो गया हमारा, बी स्क्वायर हो गया 2ab, 2 वाई आई हैट म्यू आई हैट, ठीक है। इतना फॉर्मूला लग गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबका समेशन और कर देंगे। समेशन हम क्यों करेंगे, ताकि जितनी भी y की वैल्यूज है सबको ऐड कर पाए, ठीक है। इसका समेशन करेंगे, इसका समेशन करेंगे, इसका समेशन करेंगे और इसका समेशन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतने में कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करना है हमें, देखिए हम जानते हैं कि जो वाई आई है और यू म्यू आई है, ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। ये 0 क्यों होगी, देखिए जब मैंने आपको अजम्पशंस पढ़ाई थी, जब मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन की अजम्पशंस पढ़ाई थी, तो मैंने उसमें आपको क्लियरली बताया था कि जो भी एरर टर्म होंगी सारी एरर टर्म का सम 0 होगा, ये अजम्पशन हम मान के चलेंगे। यहाँ पे सारी एरर टर्म है और उसका सम है तो वो 0 हो जाएगा। और 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई हो, चाहे वो 2 में हो, वाई आई में हो, तो वो हमारी क्या होती है, 0। तो ये वाली टर्म तो अब हमारी खत्म हो गई, इसको तो अब हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। आगे की ऑपरेशंस के लिए हम किन दो टर्म्स को कंसिडर करेंगे,
समेशन वाई आई हेड का स्क्वायर प्लस समेशन म्यू आई हेड का स्क्वायर, इन दो टर्म्स को अब हम आगे के लिए कंसीडर करेंगे। अब हमें क्या करना है, वाई आई हेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यही अब हमारा अगला एजेंडा है कि हमें वाई आई हेड की वैल्यू निकालनी है। वाई आई हेड की वैल्यू को हम किस तरीके से निकालेंगे वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस इसका वैल्यू निकलते ही हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस की जरूरत हो रहा है आपको। देखिए वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। ये हमारी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन होती है, इसमें तो आप में से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, समेशन वाई आई, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। b1 प्लस b2 समेशन एक्स आई प्लस समेशन म्यू आई इज इक्वल टू, ठीक है। क्या किया है हमने, ये हमारी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक इक्वेशन है और दूसरे स्टेप में हमने केवल इसका समेशन किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें n से डिवाइड कर देंगे। जिस तरीके से हमने डेरिवेशन निकाली थी OLS की उसी तरीके से करेंगे, डिवाइडिंग बाई n। तो क्या हो जाएगा, समेशन वाई आई डिवाइड बाई n बीटा 1 अपॉन n प्लस बीटा 2 समेशन एक्स आई अपॉन n। ये वाली टर्म जो है ये तो हमारी जीरो हो जाएगी, इसको तब हम आगे कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्यों जीरो होगी, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो यहाँ पे लगाया है। अजम्पशन हम मान के चलते हैं कि एरर टर्म जो भी होंगी वो जीरो होंगी। वाई आई का हेड, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बन गया, n बीटा 1 प्लस x1, वाई बार n बीटा 1 प्लस x बार, ये हमारी एक इक्वेशन बन के आ गई है। आई होप इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे बीटा 2 भी आएगा, बीटा 2 एक्स बार, यहाँ पे सब पे हेड भी आएगा क्योंकि ये एस्टिमेटेड है, तो जितनी भी वैल्यूज हैं सब में हेड आएगा। ठीक है, बीटा 1 यहाँ पे हेड आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको इक्वेशन 2 मान लिया है मैंने। सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, वाई आई हैट माइनस वाई बार इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे बीटा 1 है, यहाँ पे बीटा 1 है। अगर हम इसको ऊपर नीचे लिखने की कोशिश करें, मैं आपको यहाँ पे लिखने की कोशिश, यहाँ पे आपको प्लेन लिख के दिखाती हूँ। वाई आई हैट इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई प्लस म्यू आई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब हमारा क्या हो गया, हमारी जो सेकंड इक्वेशन आई है वो आई है वाई बार इज इक्वल टू n बीटा 1 प्लस बीटा 2 समेशन x बार। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल टू, ये जो हमारा बीटा 1 है, बीटा 1 से बीटा 1 कट जाएगा, बीटा 1 से बीटा 1 कट जाएगा और ये n भी यहाँ का यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे n आएगा ही नहीं, तो बीटा 1 से बीटा 1 कट गया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको तो लेना ही नहीं है, कट गया। बीटा 2 समेशन एक्स आई, जब हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा ना एलिमिनेशन मेथड से। बीटा 2 एक्स आई माइनस बीटा 2 एक्स बार, यहाँ पे एक्स बार है, ठीक है, प्लस म्यू आई। अब हम क्या करेंगे, बीटा 2 हैट को कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस एक्स हैट प्लस म्यू आई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डेविएशन है, देखिए ये कौन, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान से देखने वाला है, वाई आई, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन है तो हम क्या करेंगे, वाई आई स्मॉल वाई आई कर देंगे। उसके बाद में बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। ठीक है, वाई आई की क्या वैल्यू आई है, वाई आई की वैल्यू आई है बीटा 2 एक्स आई। इस वैल्यू को अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, जो हमारी वाई आई की वैल्यू ये आई है बीटा 2 हैट एक्स आई स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखती हूँ
समेशन वाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 2 हैट एक्स आई स्क्वायर हम इसीलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, प्लस समेशन म्यू आई का स्क्वायर, और ये बीटा का स्क्वायर नहीं है, बीटा 2 है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देखेंगे तो ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट किया है, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया है, क्योंकि हमने बाकी सब में समेशन किया हुआ है, इसमें भी समेशन करेंगे तो बीटा 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर हमारा क्या है, वाई स्क्वायर देखिए क्या है, वाई माइनस वाई बार, यानी कि वाई की जितनी भी वैल्यूज थी उसमें से डेविएट किया हुआ है, टोटल जितना भी होगा, तो ये हमारा क्या होगा, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। उसके बाद में ये हमारा क्या है, बीटा 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, जितना भी वेरिएशन एक्स की वजह से हुआ है, इसका मतलब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर्स। और ये तो आप सबको पता ही है, एरर टर्म, रेजिडुअल्स की वजह से जो भी होगा, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूं, ये है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, यानी कि TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS, यानी कि जितना भी टोटल वेरिएशन होगा वो दो वजह से होगा, एक्सप्लेन वेरिएशन की वजह से और रेजिडुअल वेरिएशन की वजह से। ये वो बात है जो मैंने आपको सबसे पहले बोली थी, जब मैंने सबसे पहले आपको बताया था यहाँ पे, तो मैंने बताया था कि इस इक्वेशन में केवल दो वजह से वेरिएशन हो सकता है, एक्स की वजह से या एरर टर्म की वजह से। इसको मैंने फॉर्मूले के थ्रू प्रूव कर दिया है कि वो बात सही थी। अब हम फर्दर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सारी इक्वेशन को TSS से डिवाइड कर दीजिए, अपॉन TSS इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS। इतने में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, हमने सिंपली डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद देखिए ये तो कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS। अब अगर हमें किसी और की भी वैल्यू निकालनी है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें से मैं आपको बताती हूँ। R स्क्वायर की क्या वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1 माइनस RSS अपॉन TSS। ठीक है, R क्या है, एक्सप्लेन वेरिएशन था, जो मैंने आपको बताया था, x की वजह से जो वेरिएशन होगा वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा। और अगर हमें x की वजह से वेरिएशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए हमारा क्या गिवन है, 1 इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS, ये हमारा फॉर्मूला गिवन है। अब हमें क्या बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है कि x की वजह से कितना वेरिएशन है, यानी कि इसकी वजह से कितना वेरिएशन है। अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि अगर ये हमारा R स्क्वायर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, 1 माइनस RSS अपॉन TSS। ठीक है, ये हो गया R स्क्वायर का फॉर्मूला। और अगर आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, एग्जाम में ये डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक है, TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS, और हमारे यहाँ पे क्या आ गया था, 1 इज इक्वल टू ESS अपॉन TSS प्लस RSS अपॉन TSS, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई थी। TSS हमारा क्या है, YI हैट माइनस Y का स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, YI हैट माइनस Y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी TSS है तो इसको क्या लिख सकते हैं, YI हैट माइनस Y बार का स्क्वायर। ESS हमारा क्या है, एरर सम्स ऑफ स्क्वायर, यानी कि YI हैट माइनस, और RSS क्या है यहाँ पे, समेशन म्यू आई का स्क्वायर। एरर सम्स ऑफ स्क्वायर जो है वो यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक है,
यानी कि हम किसी भी तरीके से फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फॉर्मूले हैं। मैंने आपको इसमें फॉर्मूले को डिराइव करना और जो कॉन्सेप्ट है उसको सही प्रूव करना सिखाया है। देखिए, मैंने आपको जब लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन बनाना सिखाया था तो उसमें आपको समझाया था कि x और y दो डेटा हमें गिवन होंगे हमेशा, चाहे फिर हमें लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन को रन करना हो या फिर हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को कैलकुलेट करना हो। दोनों सिचुएशन में हमें x और y गिवन होगा। देखिए, इसमें भी हमें x गिवन है, y गिवन है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने इस टेबल को किस तरीके से बनाया है। x का समेशन, x जो गिवन था 2 4 3 1, इनका सम करके यहाँ पे लिख लिया है। फिर y इसका सम करके यहाँ पे लिख लिया है। मैंने टेबल ऑलरेडी इसीलिए बना ली है ताकि कम से कम टाइम वेस्ट हो, क्योंकि अगर मैं टेबल भी आपके सामने बनाऊंगी तो वीडियो अननेसेसरीली बहुत लेंथी हो जाएगा। इसीलिए मैंने टेबल को पहले से ही पूरा कैलकुलेट करके रख दिया है। लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि ये टेबल बनी कैसे है। फिर हमने x का स्क्वायर किया है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। फिर हमने x स्क्वायर का समेशन किया जो हमारा 30 के इक्वल आया। फिर हमने y स्क्वायर किया है, y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इसका समेशन 74 आया। और जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उसमें हमने x y किया है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई की है। जैसे कि x और y है 2 × 6 12, 4 2 8, 3 5 15, 1 3 1। तो ये हमारा आ गया समेशन। अगर अब हम इन सबको x y को ऐड करेंगे तो ये आ गया 38। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि ये हमारा फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का, बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है। ये हमने शायद 11th में भी सबने पढ़ा होगा। r = n समेशन x y माइनस समेशन x समेशन y अंडर रूट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन का x स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी। n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का स्क्वायर। सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बार बार टेबल में ना जाना पड़े। n हमारा कितना है, टोटल नंबर 1 2 3 4, n क्या हो गया 4, समेशन x 10, समेशन y 16, समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 30, समेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 74, समेशन x y वुड बी 38। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। n 4, समेशन x y 38 माइनस समेशन x इंटू समेशन y, समेशन x 10, समेशन y 16, इनका मल्टीप्लाई डिवाइड अंडर रूट। ठीक है, सबसे पहले n 4 समेशन x स्क्वायर। देखिए, इसमें जो समेशन x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर जो हमने यहां पे किया था उसका समेशन जो कि 30 है वो लिखेंगे, माइनस समेशन x यानी कि जो हमारी x की रो फिगर थी जिसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है, जो रो फिगर थी उसका स्क्वायर, वो कितना था 10। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। देखिए, बच्चे ना इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो हमने x की एक एक वैल्यू का स्क्वायर किया है उसका सम लिखना है। यहाँ पे x की टोटल वैल्यूज को ऐड करके तब उनका सम स्क्वायर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां भी करेंगे। n क्या है y, n क्या है हमारा 4, समेशन y स्क्वायर क्या है 74 माइनस समेशन y 16 का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज को हमने पुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 38 इंटू 4 152 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 30 120 माइनस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 74 इंटू 4 296 माइनस 16 का स्क्वायर 256। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे।
फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 152 माइनस 160 क्या होता है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 डिवाइड बाई, ये अंडर रूट में चलता रहेगा, 120 में से 100 गया तो 20, 296 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40, विच विल बी इक्वल टू -8 अपॉन अंडर रूट 800। अंडर रूट 800 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 800 की वैल्यू आती है 28.28। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया हमारा आंसर, -0.28। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं है, ये हमारा r की वैल्यू आई है, और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, r स्क्वायर। अगर हमारा r -0.28 आया है तो r स्क्वायर कैसे निकालेंगे, r स्क्वायर निकालेंगे -0.28 का स्क्वायर करके, यानी कि -0.28 इंटू -0.28 इज इक्वल टू -0.0784। ठीक है, ये हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। और अगर हम इसे परसेंटेज के टर्म्स में निकालना चाहें तो क्या करेंगे, वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ। देखिए जब माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, वो नॉन नेगेटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और जब हम किसी भी, अब आपने पढ़ा होगा कि अगर हम -5 का भी स्क्वायर कर देंगे तो -5 इंटू -5 इज इक्वल टू 25। स्क्वायर जो होता है वो प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। और अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में करना चाहें 0.0784 इंटू 100, यानी कि 7.84% समथिंग आएगा। यानी कि इसका क्या मतलब है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या बताता है, कोई भी एक ऐसा लीनियर रिग्रेशन उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन वेरिएबल है, यानी कि उसमें जो भी चेंजेस है वो 7.84% x की वजह से है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरे फॉर्मूले से कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। इसको मैं फटाफट से रिकैप करती हूँ। हमें टेबल बनानी है एक्स वाई, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई की वैल्यू को निकालना है, और फिर जो वैल्यूज है वो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे और फाइनली जो आर की वैल्यू आएगी, जैसे कि इसमें -0.28 आई है, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर इसीलिए करेंगे क्योंकि ये आर का फॉर्मूला है, इसको आर स्क्वायर के कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। अब फटाफट से देखते हैं कि दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा नोट। ये देखिए, ये जो होती है ना हमारे इंटरसेप्ट वाली वैल्यू होती है। जैसे कि हमारी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है वाई आई इज इक्वल टू बीटा नोट प्लस बीटा 1 समेशन एक्स आई प्लस म्यू आई। तो ये जो भी वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके आएगी ना बीटा 1 के फॉर्मूले से, वो यहाँ पर लिखी जाएगी एक्स आई के साथ वाली वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बीटा 1 ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन y का स्क्वायर। देखिए इसमें जो x y और y स्क्वायर है ना, ये डेविएशन है। डेविएशन किस चीज से डेविएशन है, पर्टिकुलर वैल्यू से डेविएशन है। समेशन एक्स वाई का क्या फॉर्मूला होगा, समेशन एक्स वाई का फॉर्मूला हमारा होगा इसमें समेशन एक्स वाई -1/n समेशन एक्स समेशन वाई। सेम वे हमारा वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, समेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वाई स्क्वायर -1/n समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि करना किस तरीके से है और इस फॉर्मूले का क्या सिग्निफिकेंस है। कई बार क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें इस तरीके से वैल्यू गिवन होती है। लेट्स से बीटा 1 इज इक्वल टू 0.0, बीटा 1 की ये वैल्यू आ गई 0.099 और एक्स वाई की वैल्यू आ गई 15.3880 और
समेशन y की जो हमारी वैल्यू है वो है 1.8266। कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें केवल इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है कि हमारा जो इंटरसेप्ट टर्म है वो ये है, समेशन एक्स वाई ये है और y ये है, ठीक है। और हमसे पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आपको वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। अगर हमें डायरेक्टली बीटा 1 या फिर मैं करके दिखाती हूं कैसे करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 1 क्या है हमारा 0.099, एक्स वाई क्या है हमारा 15.3880 डिवाइडेड बाई y क्या है हमारा, y स्क्वायर की क्या वैल्यू है 1.8266। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर को, तो ये आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 1.5234 डिवाइडेड बाई 1.8266, ठीक है। जब हम इसको एक्चुअल में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.834। अगर हम 0.834 को परसेंटेज की टर्म्स में निकालना चाहें तो इसके 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि आएगी 83.4%। क्या कह सकते हैं कि वेरिएशन जो y में होगा 83.4% वो x की वजह से होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आपका जो एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है जिसमें x और y दोनों का डेटा गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, या तो पहले वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसका आप आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें पहले लीनियर रिग्रेशन रन करनी होती है और फिर उसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो लीनियर रिग्रेशन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया वैसे लीनियर रिग्रेशन को रन कीजिए और जब बीटा 1 की वैल्यू आएगी उसमें इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, क्योंकि अब आपको फर्दर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट के या फिर सेट में जो भी एग्जाम्स होते हैं इस तरीके से पूछा जाता है। That's it for today's videos guys. I hope आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। आई वुड लव टू रिप्लाई दैट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरा आपको तुरंत से तुरंत मिले। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो मल्टीपल रिग्रेशन पे होगा। हम एक और वेरिएबल को ऐड करेंगे और फिर किस तरीके से रिग्रेशन को रन करना है वो सीखेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।